नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था रूपक अलंकार और किसको पढ़ा था? उपमा अलंकार को, बिल्कुल सही। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। आज हम अपने इस अलंकार की श्रेणी में एक अंतिम अलंकार को पढ़ने वाले हैं, मानवीयकरण अलंकार। अभी तक हम कौन-कौन से अलंकार पढ़ चुके हैं? हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं, श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं, यमक अलंकार पढ़ चुके हैं, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ चुके हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ चुके हैं, साथ में क्या पढ़ चुके हैं? पिछले ही वीडियो में आपने पढ़ा था रूपक और उपमा अलंकार। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मानवीयकरण अलंकार। इस मानवीयकरण अलंकार के साथ आपके लगभग जो पूछे जाने वाले अलंकार होते हैं या आने वाले अलंकार होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। आप बाकी अलंकारों को पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर अलंकारों को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे अलंकार मिल जाएंगे। साथ में एक अलंकार का जो एमसीक्यू के अलंकार 50 एमसीक्यू अलंकार के उदाहरण थे या अलंकार पर बनने वाले जो आपके प्रश्न थे वो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो का भी अध्ययन कीजिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। मानवीयकरण अलंकार, कौन सा अलंकार? मानवीयकरण। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें मानव के जैसा कुछ होना चाहिए, या मतलब ये मानव से जुड़ा हुआ अलंकार है, इसमें मानव वाली बात कोई ना कोई तो होनी चाहिए, इसीलिए इसका क्या नाम है? इसका नाम मानवीयकरण अलंकार है। मानवीय मतलब मानव के कुछ ना कुछ तो गुण इसमें मौजूद हैं। देखते हैं हम क्या है, क्या कहलाता है मानवीयकरण अलंकार। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है। देखिए जहाँ पर मानवीय भावनाएं होंगी या मानवीय क्रियाएं, इनका जहाँ आरोप किया जा रहा होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। दोस्तों बस ये ध्यान रखिएगा कि जड़ वस्तु या प्रकृति, मतलब जो अचेतन वस्तु है, जो जड़ वस्तु है या जो प्रकृति है, इसके जो भाव होंगे, इसके जो क्रियाकलाप होंगे वह किसके जैसे होंगे? मानव के जैसे मानकर उन पर मानव का आरोप कर हम वहाँ जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। और सरल शब्दों में देख लीजिए, यानी जब किसी अचेतन वस्तु को, किसको? अचेतन वस्तु को मानव की तरह, किसकी तरह? मानव की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाता है। अब ये ध्यान रखिए, किसके समान दिखाया जाएगा? मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था मानवीकरण मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये मानव से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं? किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह क्रियाकलाप करते दिखाया जाता है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं यानी भावनाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी जब किसी अचेतन वस्तु, किस पर? किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह क्रियाकलाप करता हुआ दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। कोई जड़ वस्तु होगी, प्रकृति की कोई चीज़ होगी, जिससे कोई अचेतन वस्तु होगी जिसको हम ऐसा दिखाएँगे कि ये वास्तव में वो वस्तु नहीं है, वो उसमें मानवीय गुण मौजूद हो गए हैं और वो मानव के जैसे क्रियाकलाप कर रहा है। उदाहरण से देखिए, आ गया है जैसे फाग गाते आ गया है माह फागुन। देखिए ये कक्षा 9th में ही एक चैप्टर है चंद्र गहना से लौटती बेर, ये उससे लिया गया है। कवि कह रहा है फाग गाते आ गया है जैसे माह फागुन। कौन आ गया है? जो फागुन का महीना है वह कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वह फाग गाते हुए आ गया है। देखिए चूंकि माह है, फाग तो नहीं गा सकता है, वह गा तो सकता ही नहीं है, बोल तो सकता नहीं है, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि वह जो फागुन का माह है ना, वह क्या कर रहा है? जो फागुन का माह है वो फाग गा रहा है। फाग क्या कहलाता है? फागुन के माह में गाए जाने वाला जो लोकगीत होता है उसको हम फाग कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि वह फाग गा रहा है। कौन गा रहा है? फागुन माह। फागुन माह क्या कर रहा है? फाग गा रहा है। यहाँ पर जब वह फाग गा रहा है तो उसको हमने किसके समान बता दिया? उसके क्रियाकलाप को हमने मानव की तरह बता दिया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। अगला देखो फिर वो ही चंद्र गहना से लौटते हुए कक्षा 9th का जो
एक चैप्टर है, एक कविता है, उससे ही लिया गया है। सरसों की ना पूछो हो गई सयानी, सरसों की ना पूछो हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं विवाह मंडप में है पधारी। देखिए अब कवि क्या कह रहा है, सरसों की मत पूछो। सरसों की जो फसल है ना वो सारी फसलों में सबसे लंबी होती है, तो कवि को ऐसा लगा कि वह लंबी नहीं है, वह सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, बाकी फसलें छोटी हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तो सरसों की ना पूछो हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए ब्याह मंडप में है पधारी। क्या कर लिए हैं उसने, हाथ पीले कर लिए, अर्थात सरसों में जो पीले फूल आए हैं, कवि को ऐसा लगा कि ये पीले फूल नहीं हैं, वह सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, हाथों में मेहंदी लगा ली है, हाथ पीले कर लिए हैं, और कहाँ आकर बैठ गई है वो, विवाह के मंडप में आकर बैठ गई है। तो यहाँ पर मानवीय कल अलंकार हो जाएगा। अगला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल कैसे हंस रहे होंगे, कलियां कैसे मुस्कुरा रही हों, वो जो खिला हुआ फूल है, खिलती हुई कली है, उसको देखकर कवि को ऐसा लगा कि ये फूल हंस रहा है और कलियां क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कवि ने क्या कर दिया है कि वो जो प्रकृति थी उस पर क्या कर दिया है उसने, ये देखिए मानवीय चेष्टाओं या क्रियाओं का आरोप कर दिया है। उसको ऐसा लगा कि फूल हंस रहे हैं, तो ये मानवीय चेष्टा या क्रिया यहाँ पर हमने देख ली, उसकी हंसने की क्रिया हो गई या मुस्कुराने की क्रिया हो गई। तो जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि मानवीय चेष्टाओं या क्रियाओं का क्या कर दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी वो ही हुआ है। अगला देखें हम, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। क्या कर रही है, अंबर पनघट में डुबो रही है, क्या डुबो रही है, तारागढ़ उषा नागरी। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये उदाहरण, याद कीजिए जरा। हाँ बिल्कुल सही, ये हमने रूपक अलंकार में पढ़ा था। यहाँ पर रूपक अलंकार और मानविकर अलंकार का उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया है, अंबर को पनघट बता दिया है, पनघट मतलब पानी भरने का स्थल, ठीक है। डुबो रही है तारा, तारे को क्या बता दिया है, घट, घट मतलब घड़ा बता दिया गया है। और उषा नागरी, उषा मतलब जो सुबह का समय है उसको कैसा बता दिया है, नागरी मतलब एक स्त्री के समान बता दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, उषा काल को कैसा बता, स्त्री के समान बता दिया है, इस कारण से यहाँ पर मानवीय कल अलंकार हो गया। अगला देखें हम, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। कौन आए हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये मेघ आए कविता है कक्षा 9th में, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब जो बादल आए हैं ना, कवि को ऐसा लग रहा है कि वो इतने सुंदर दिख रहे हैं कि वह जैसे बड़े ही बंठन के, मतलब साज करके, सुंदर करके, मेकअप मेकअप करके, बढ़िया सुंदर बन के, कंगी मंगी करके, मेकअप लगाकर वह क्या हो गए हैं, आ गए हैं। तो यहाँ पर फिर मानवीय कला अलंकार हो गया है। अब देखिए आप ये उदाहरण, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, उसमें से ही मैंने इसको निकाला है। तनकर भाला यह बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे। क्या हुआ है, तनकर भाला यह बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे। देखिए जो राणा है, महाराणा प्रताप है, उनका जो भाला है वह तनकर बोल उठा, क्या बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, हे राणा मुझे क्या मत करो, विश्राम मत दो। अब भाला है बोलेगा तो नहीं, लेकिन कवि की कल्पना देखिए, कवि की कल्पना है कि जिस जब राणा जी युद्ध कर रहे हैं तो उनका भाला भी बिल्कुल उसी वीरता के साथ जो उसमें खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझको बिल्कुल विश्राम ना दो, निरंतर मुझे चलाते रहो, युद्ध करते रहो। तो चूंकि भाला बोल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ भाला पर क्या कर दिया है हमने, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीय कल अलंकार होगा। अगला देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, दो अलंकार फिर से हो गए हैं, एक तो मानवीय करण अलंकार है और दूसरा कौन सा अलंकार है, आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इसमें दूसरा कौन सा अलंकार है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कितने अच्छे से चल रही है। उषा सुनहले तीर पर, जो उषा है, उषा मतलब प्रातः काल का समय है, वह सुनहले तीर पर कैसे बरसती है, जय लक्ष्मी सी।
देखिए तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, उषा को क्या बता दिया है, लक्ष्मी बता दिया है, वह बरसती है, तीर बरसती के किनारे पर बरसाती है, सॉरी क्या करती है, बरसाती है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। किसके जैसे उदित हो गई, जय लक्ष्मी सी उदित हो गई। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर फिर मानवीय अलंकार हो गया है। अगला देखिए, आय महंत बसंत, ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको बताना है मानवीय अलंकार के साथ कौन कौन सा अलंकार और है। आय महंत बसंत, जो महंत बसंत है ना, वो किसका रूप धारण करके आ गए हैं, महंत का रूप धारण करके आ गए हैं। अर्थात जो बसंत है इसका मानवीकरण कर दिया गया है, और उसका मानवीकरण करके हमने उसको कैसा बता दिया है, महंत के जैसे बता दिया है। अगला, मेघमय आसमान से उतर रही, कहाँ से, मेघमय आसमान से उतर रही, कौन उतर रही, संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे, कौन, संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ जो संध्या समय है ना, उसको को क्या बता दिया है, मानवीकरण किया गया है, और उसको परी बता दिया है, क्या बता दिया गया है, परी बताया गया है। अब आपको एक ये उदाहरण पर भी बताना है कि इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार के साथ कौन सा और अलंकार मौजूद है। तो आपको उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर कौन सा, 7, इन दो में आपको बताना है कि इसमें मानवीकरण अलंकार के अलावा और कौन सा अलंकार मौजूद है। उम्मीद करूंगा ये कमेंट बॉक्स में आपका बिल्कुल उत्तर आएगा, जिससे कि मुझे ये मालूम चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितने अच्छे से चल रही है और आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक कितने अच्छे से समझ आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहिए।